हेलो स्टूडेंट, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है परागण, निषेचन, भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन। हमारा जो चैप्टर का नाम है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था, वो हमारा जो टॉपिक था वो था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में बता दिया था कि जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है वो मोनोकोट व डाइकोट प्लांट्स में अलग अलग प्रकार से होता है, ठीक है। हम लोगों ने बता दिया था मोनोकोट में किस प्रकार से डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का, और डाइकोट में जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है वो किस प्रकार से होगा, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ सीड के बारे में। तो अपना टॉपिक क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सीड या बीज का परिवर्धन। डेवलपमेंट ऑफ सीड या हिंदी में बोलते हैं बीज का परिवर्धन। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो डेवलपमेंट ऑफ सीड होता है वो किसके बाद होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट आगे विभिन्न प्रकार के डिविजन्स के द्वारा या विभिन्न प्रकार के विभाजनों के द्वारा किसका फॉर्मेशन करता है? सीड का फॉर्मेशन करता है। इतना क्लियर है? वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, एंजियोस्पर्म, हम लोग बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म प्लांट की या फिर आवर्त बीजी पादपों की। तो आवर्त बीजी पादपों में जो भ्रूण का परिवर्धन होता है, भ्रूण व बीज का जो परिवर्धन होता है वो होता है आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन के बाद में। द्विनिषेचन की क्रिया के बाद भ्रूणपोष व भ्रूण का क्या होता है? परिवर्धन होता है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज ट्रू फर्टिलाइजेशन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बता दिया था 2 बार निषेचन होता है। जो प्रथम निषेचन होता है वो क्या कहलाता है? सत्य निषेचन कहलाता है, ठीक है। तो द्विनिषेचन के द्वारा भ्रूणपोष और किसका फॉर्मेशन होता है? भ्रूण और भ्रूणपोष का क्या होगा? परिवर्धन। इसके साथ ही साथ आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन अंडाशय एवं बीजांड में, किसमें? अंडाशय व बीजांड में भी क्या होते हैं? परिवर्तन। बीजांड में क्या होते हैं? कुछ परिवर्तन होते हैं, ठीक है। अंडाशय व बीजांड में कुछ परिवर्तन के द्वारा बीजांड व बीज के रूप में, बीजांड जो होता है वो किसके रूप में विकसित हो जाता है? बीज के रूप में। बीजांड कन्वर्ट हो जाता है आगे चलकर किसके रूप में? बीज के रूप में। हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वही क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सीड। तो क्लियर है? डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा किसका फॉर्मेशन होगा भाई? भ्रूणपोष व भ्रूण का निर्माण होगा, और उसके साथ ही साथ अंडाशय व बीजांड में भी क्या होते हैं? कुछ परिवर्तन होते हैं, जिससे जो बीजांड होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? बीज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। बीजांड के दोनों अध्यावरणों से बीजावरण बन जाते हैं। हम लोग जानते हैं जो बीजांड जो संरचना होती है वो कैसी स्ट्रक्चर होती है? डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। बीजांड जो कैसी संरचना है वो कैसी है? डबल लेयर या दोहरी परत संरचना है, जिसके द्वारा किसका निर्माण हो जाता है? बीज आवरण का या सीड कोट का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, ठीक है। कितने सीड कोट का निर्माण होगा? बीजांड कितनी लेयर्ड स्ट्रक्चर है भाई? 2 लेयर्ड। कैसी संरचना है? 2 परतीय। तो ठीक है, अब 2 परतीय लेयर्स के द्वारा कितने बीज आवरण का निर्माण होगा? 2 बीज आवरण का। इतना क्लियर है? कितने बीज आवरण का निर्माण हुआ भाई? 2 बीज आवरण का निर्माण होता है। एक तो कौन सा? बाह्य बीज आवरण, और दूसरा कौन सा होगा? आंतरिक बीज आवरण, ठीक है। जो बाह्य बीजावरण होता है उसे कहा जाता है टेस्टा। हम इसे बाह्य बीज चोल भी बोल सकते हैं, और ये आंतरिक या अंतःचोल भी बोल सकते हैं। अंतःचोल जो सूटेबल वर्ड होगा वो इस प्रकार से होगा। जो बाह्य बीज चोल होता है इसे कहते हैं टेस्टा, और जो अंतः बीज चोल होता है इसे कहा जाता है टैगमन। क्लियर है?
बीजांड दो परतीय संरचना थी, आगे परिवर्तित हो गई, दो बीजावरण का निर्माण किया, दो बीजावरण विकसित होकर दो बीजचोल का निर्माण करेंगे, एक बाह्य बीजचोल, एक आंतरिक बीजचोल। बाह्य बीजचोल को कह रहे हैं टेस्टा और आंतरिक बीजचोल होता है उसे क्या कहते हैं, टैगमन। ठीक है, इसके साथ साथ बीजांड व्रंत, बीज व्रंत में भी जो बीजांड व्रंत होता है वो परिवर्तित हो जाता है बीज व्रंत में। सिंपल सी बात है भाई, मुख्य परिवर्तन ही किसके द्वारा हो रहा है, बीजांड के द्वारा। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, बीज का। तो सारे परिवर्तन किसमें होंगे, बीजांड में। क्लियर है इतनी बात, बीजांड के द्वारा किसका फॉर्मेशन हो रहा है, बीज का। तो बीज अब जो परिवर्तन होंगे मुख्य रूप से किसमें होंगे, बीजांड में। तो बीजांड व्रंत के द्वारा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बीज व्रंत का परिवर्तित हो जाता है किसमें भाई, बीज व्रंत में। इतना क्लियर है। इसके साथ साथ जो बीजांड काय है, बीजांड का एक स्ट्रक्चर है, हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था, हम लोगों ने अच्छे से एगेप्टेटस के बारे में, बीजांड के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, बीजांड काय की। तो जो बीजांड काय होता है वो भ्रूणपोष परिवर्धन के समय में, किसके समय में, भ्रूणपोष परिवर्धन के समय में पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाता है। लेकिन जो कुछ पादप हैं इनमें जो बीजांड काय है वो पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाता। जैसे हम बात करें काली मिर्च में, काली मिर्च में जो बीजांड काय होता है वो भ्रूणपोष के चारों ओर एक लेयर के रूप में विकसित हो जाता है। किसके चारों ओर, भ्रूणपोष के चारों ओर एक परत के रूप में विकसित हो जाता है। इस परत को बोला जाता है परिभ्रूणपोष। जिसे क्या कहेंगे भाई, परिभ्रूणपोष। याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, काली मिर्च में जो भ्रूणपोष के जो बीजांड का है वो एक परत के रूप में पूर्ण रूप से भ्रूणपोष के द्वारा उपयोग न होकर भ्रूणपोष के चारों ओर विकसित हो जाता है, जिसे क्या कहता है, परिभ्रूणपोष। परि का मतलब ही क्या हो रहा है, चारों ओर। किसके, भ्रूणपोष के चारों ओर एक लेयर के रूप में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ पौधों में बीजांड के चारों ओर, कुछ पौधों में हम एग्जांपल की बात कर सकते हैं लीची की। लीची में हम लोग देख सकते हैं एक वाइट कलर की लेयर पाई जाती है। तो कुछ पौधों में जो बीजांड के चारों ओर एक मासल संरचना विकसित हो जाती है, बीजांड के चारों ओर एक मासल संरचना विकसित हो जाती है, मासल संरचना। ठीक है, इस मासल संरचना को कहा जाता है एरिल। कई बार कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं उसमें पूछा जाता है कि एरिल क्या है, लीची का जो खाने योग्य जो भाग है वो कौन सा है, एरिल। हम लोग देखते हैं लीची में सीड के चारों ओर एक मासल संरचना विकसित हो जाती है, इस संरचना को क्या कह रहे हैं, एरिल। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज के प्रकार की, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर जो बीज होते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स के। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि भ्रूणपोष कुछ पादपों में पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाता है, जबकि कुछ पादपों में इसका कुछ अंश बाकी रह जाता है। ठीक है, तो वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो भ्रूणपोष होता है वो कैसी संरचना है, परिवर्धित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली जो संरचना है वो क्या कहलाती है, भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे किसके, सीड के। तो अपना टॉपिक है भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज के प्रकार। भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज के प्रकार। तो भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर जो बीज होते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के। फर्स्ट है अभ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी, इसे दूसरे शब्दों में बोला जाता है गैर एल्बुमिनस बीज, गैर
एल्बुमिनस बीज। दूसरा है भ्रूणपोषी या एल्बुमिनस बीज। ठीक है, भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज कितने हो गए? दो प्रकार के, गैर एल्बुमिनस और एल्बुमिनस। फर्स्ट हम बात करेंगे अभ्रूणपोषी की। जैसा कि नाम है अभ्रूणपोषी, अ का मतलब नहीं, भ्रूणपोष मतलब भ्रूणपोष प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग अगर डेफिनेशन की बात करें तो वे बीज जिनका भ्रूण परिवर्धन के दौरान पूर्ण रूप से भ्रूणपोष का क्या कर लिया जाता है? उपयोग कर लिया जाता है, ऐसे बीजों को क्या कहेंगे? अभ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी का मतलब भ्रूणपोष प्रेजेंट नहीं है। तो डेफिनेशन की बात करें, वे बीज, इस प्रकार के बीजों में भ्रूण परिवर्धन के दौरान भ्रूणपोष का क्या हो जाएगा? पूर्ण उपयोग। बीजों में भ्रूण परिवर्धन के दौरान पूर्ण भ्रूणपोष का क्या कर लिया जाता है? उपयोग। ठीक है, भ्रूण परिवर्धन के दौरान पूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है, ऐसे बीजों को क्या कहा जा रहा है? अभ्रूणपोषी या गैर एल्बुमिनस बीज। क्लियर है? नाम से हम लोग निकाल सकते हैं मीनिंग। अ का मतलब भ्रूणपोष रहित, अभ्रूणपोषी का मतलब भ्रूणपोष रहित। तो भ्रूणपोष रहित कब होगा? जब भ्रूण परिवर्धन के दौरान पूर्ण जो वो है भ्रूणपोष है उसका क्या कर लिया जा रहा है? उपयोग कर लिया जा रहा है, उसे क्या कहेंगे? गैर एल्बुमिनस बीज। ठीक है, अगर हम बात करें जो मुख्य रूप से डाइकोट प्लांट है, डाइकोट प्लांट, एग्जाम्पल की बात करें डाइकोट प्लांट्स, जिसमें चना, मूंगफली आदि जो प्लांट हैं वो कौन से हैं? अभ्रूणपोषी। क्लियर है? अब सेकंड हम बात करेंगे भ्रूणपोषी। नाम ही क्या है? भ्रूणपोषी मतलब भ्रूणपोष क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं बीजों में भ्रूण परिवर्धन के दौरान, किसमें? बीजों में भ्रूण परिवर्धन के दौरान पूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग नहीं किया जाता है, ऐसे बीजों को क्या कहेंगे? भ्रूणपोषी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? भ्रूण परिवर्धन में उपयोग के पश्चात भ्रूणपोष क्या रहता है? बचा रहता है। भ्रूण परिवर्धन के दौरान भ्रूणपोष क्या रहेगा? शेष रहता है। नाम ही क्या है? भ्रूणपोष। तो सिंपल सी बात है, भ्रूणपोष क्या रहेगा? बचा रहेगा। भ्रूणपोष शेष रहता है, ऐसे बीजों को क्या कहेंगे? भ्रूणपोषी। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कुछ एक बीजपत्री प्लांट है, जैसे मोनोकोट प्लांट की अगर हम बात करें, मोनोकोट प्लांट जैसे मक्का, बाजरा आदि कैसे प्लांट हैं? भ्रूणपोषी। और अगर हम डाइकोट प्लांट की बात करें, जैसे अरंड, अरंड भी कैसा पादप है? भ्रूणपोषी पादप है। इतना क्लियर है? तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड टाइप्स ऑफ सीड, किसके प्रेजेंस के और एब्सेंस के आधार पर? भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर। क्लियर है?